who will be your customer? Your customer is not a small person. जो सब्जी वाला है हो सकता है, जो आपके घर में मेड आती है वो हो सकते हैं, जो अपने हार्ड एंड मनी को कहीं पर सेव करना चाहते हैं 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, उन लोगों के लिए ये प्लान नहीं है. दिस प्लान इज फॉर समवन जिसको शेयर मार्केट में पैसा डालना है, जो शेयर मार्केट में पैसा डालता है, डायरेक्ट शेयर्स खरीदी करता है या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है. ऐसे जो लोग हैं उनको जाकर आप ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं. जो यंग जनरेशन है, जिनको शेयर मार्केट के बारे में इंटरेस्ट रहता है, वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी आप ये प्रोडक्ट दिखा सकते हैं. तो सबसे पहले तो यू शुड नो हु इज योर कस्टमर. ये प्लान सबको नहीं देना है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स अवेलेबल विद LIC. यहाँ तक क्लियर हो गया. और जनरली ये लोग म्यूचुअल फंड में क्यों पैसे डालते हैं? Why do someone invest in mutual fund? Get more returns for better returns. For better returns. So my question to all of you is, do all of them get good returns? सारे के सारे जो म्यूचुअल फंड है अभी तक जिन्होंने जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, सबको अच्छा रिटर्न्स मिला? No, not exactly. No. सबको नहीं मिला. नंबर 1. इसका मतलब है ये चीज भी उनको मालूम है कि when I invest in mutual fund, there is a chance that I may not get what I want. फिर भी लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं because again there is a chance कि मुझे ज्यादा रिटर्न मिले. ये जो चांस है ना, सिर्फ चांस के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये चांस को सर्टेनिटी में बदलने के लिए वो लोग कुछ कुछ देखते हैं. क्या देखते हैं? उस फंड का, जिस म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, उस म्यूचुअल फंड ने आज तक कैसे रिटर्न्स दिए हैं. दे ट्राई टू फाइंड आउट दैट. अगर उनको अच्छा लगा ओके ये म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क और फर्स्ट क्वेश्चन दे गो थ्रू, फर्स्ट थिंग दे गो थ्रू इज द पास्ट परफॉर्मेंस, कि ये म्यूचुअल फंड किस तरह का रिटर्न दे रहा है. दे सी दैट. और क्या चेक करते हैं वो? आप में से कोई तो होगा ना जो म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं. शेयर मार्केट वैल्यू, अल्फा, बीटा, वैल्यू ऑफ द शेयर मार्केट इंक्रीज. नहीं, वो तो पैसा डालने के बाद चेक करेंगे ना, वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है. लेकिन पैसा डालने के पहले क्या क्या देखते हैं? एक तो मैं पास्ट परफॉर्मेंस देखूंगी कि ये फंड ने अभी तक मेरे पहले जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनको उन्होंने किस तरह से रिटर्न दिया. तो आई विल सी पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी म्यूचुअल फंड. दैट इज वन थिंग. और मैं क्या चेक करती हूँ? Company performance. ओके, कंपनी परफॉर्मेंस. और CAGR. और क्या? समवन गिव द करेक्ट आंसर. CAGR. CAGR मतलब रिटर्न्स देखती हूँ मैं, परफॉर्मेंस देखती हूँ कि अभी तक क्या रिटर्न्स दिया. Type of fund. टाइप ऑफ फंड्स. ओके. और सबसे पहले मैं ये भी देखती हूँ कि ये म्यूचुअल फंड मुझे कितना चार्ज करता है. व्हाट आर द चार्जेस? तो जिस म्यूचुअल फंड में चार्जेस कम होंगे, आई प्रिफर दैट फंड, क्योंकि जितना चार्ज कम होगा उतना मुझे रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा है. ये फंड में कितने पैसे अभी तक लोगों ने जुटाए हैं? ये 3000 करोड़ का है, 30,000 करोड़ का है, 5000 करोड़ का है. कितना पैसा इसमें आया है? ये फंड कौन मैनेज कर रहा है? ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद या गो थ्रू करने के बाद देन आई सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड. और वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के बाद अभी मुझे लॉन्ग टर्म तक उस म्यूचुअल फंड में रहना चाहिए कि शॉर्ट टर्म तक रहना चाहिए? Long term. रहेंगे तो बेनिफिट ज्यादा हो. सो इट इज ऑलवेज बेटर. म्यूचुअल फंड मैं इसीलिए सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि वो बोलते हैं कि 10, 12, 15 साल अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा. अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और हो सकता है 3rd ईयर और 4th ईयर में ही मैंने एग्जिट कर दिया, तो क्या मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं? No. मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं. डिपेंड्स ऑन दैट फंड, डिपेंड्स ऑन द शेयर मार्केट. लेकिन जितना लंबे समय तक हम लोग उसमें रहेंगे उतना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड रिटर्न्स इज मोर. यहाँ तक समझ में आ गया?
म्यूचुअल फंड मतलब एक टाइप ऑफ फंड है जहां पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। हर महीना हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग उनको बोलेंगे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीना मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, या मैं उसमें ईयरली एक साथ इन्वेस्ट कर सकती हूँ। उस म्यूचुअल फंड में मैं देखूंगी उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, उसके चार्जेस कैसे हैं, उसका जो भी बना हुआ है जिसको AUM बोलते हैं वो कितना है, कौन ये फंड मैनेज कर रहा है, ये सब देख के मैं उस म्यूचुअल फंड में पैसा डालती हूँ। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है 5 साल 6 साल म्यूचुअल फंड डालने के बाद मुझे रियलाइज होता है नाउ दिस म्यूचुअल फंड इज नॉट गिविंग मी गुड रिटर्न्स। ऐसा भी हो सकता है, उस वक्त ये लोग विड्रॉ भी करते हैं। सो एक म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा डाला तो इसका मतलब ये नहीं कि ये म्यूचुअल फंड में मैं बहुत साल तक इन्वेस्टेड रहूंगी। एंड दैट इज वेयर हम लोगों का नॉर्मल LIC पॉलिसी में हम लोग बोलते हैं ना कि आपको क्या है, एक कमिटमेंट है 15 साल का 20 साल का, जो आपके म्यूचुअल फंड में नहीं है। तो हम लोग उस म्यूचुअल फंड को अभी मद्देनजर रखते हुए या बैकग्राउंड में ये म्यूचुअल फंड का चलते चलते नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट दिस पॉलिसी इज। आज हम लोग कौन सा पॉलिसी करने वाले हैं? न्यू पेंशन प्लान। एज अ नेम सजेस्ट, पेंशन, दिस इज फॉर पेंशन। तो अगर आज मेरा एज 30 है तो आइडियली मुझे ये प्लान कितने साल के लिए लेना चाहिए? 30 years के लिए। या फिर देर आर पीपल लाइक नहीं मुझे जल्दी रिटायर होना है, मुझे 55 में ही रिटायर होना है, तो मुझे 25 लेना है। सो दिस इज अ प्लान जहां पर मुझे लंबे समय तक रुकना चाहिए ये प्लान में, और लंबे समय तक अगर ये प्लान में मैं रुकती हूँ तो मुझे चांसेस है यहाँ पर मुझे 8% मिल सकता है, 10% मिल सकता है, 12% मिल सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड में मुझे रिटर्न्स मिलते हैं सेम टू सेम रिटर्न्स मुझे इस पॉलिसी में भी मिल सकते हैं। और इसके लिए हमने आपको एक पैम्पलेट दिया था या फिर हम लोगों ने एक जेरोक्स दिया था हमारी मीटिंग में। वहां पर हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर हम लोगों ने रेगुलर इन्वेस्टमेंट इस प्लान में किया और 8% अगर मुझे मिलता है रिटर्न, तो मेरा फंड कितना हो जाएगा? 10% मिलता है तो फंड कितना हो जाएगा? 12% मिलता है तो फंड कितना हो जाएगा? और जब हम लोग ये पॉलिसी एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट को तो वी विल एक्सप्लेन विद दैट शीट ओनली। ये सबके पास शीट है जो हम लोगों ने किया है, वो सबके पास है? हाँ। जिनके पास नहीं है उनको मैं भेज दूंगी। जिथे तुम्हाला कळत नहीं है ना, जहां पर भी आपको लगता है कि ये पॉइंट मुझे थोड़ा और एक्सप्लेन करके चाहिए, यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड आस्क मी नाउ व्हाट इज दिस पॉलिसी। तो सपोज ये पॉलिसी मैंने स्टार्ट किया, जैसे इस पॉलिसी का सबसे पहले एज एट एंट्री रहेगा 25 ईयर्स। सो 25 ईयर्स से लेकर 75 ईयर्स के पर्सन तक किसी को भी हम लोग ये पॉलिसी दे सकते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। 25 ईयर्स से 75 ईयर्स तक हम लोग किसी भी पर्सन को ये पॉलिसी दे सकते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। एंड मिनिमम टर्म है ये पॉलिसी का 10 ईयर्स। मिनिमम टर्म इज 10 ईयर्स। कम से कम मुझे पॉलिसी कितने साल का लेना है? 10 साल। क्योंकि हम लोग ये शेयर मार्केट का पॉलिसी है तो कम पॉलिसी का टर्म लेके कुछ मतलब ही नहीं है। जितना हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं उतना हमें लेना है। मैंने बोला मुझे 30 साल का चाहिए तो अलाउड है। पॉलिसी का मैक्सिमम टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पर 10 इयर्स लिखा, वैसे मैक्सिमम टर्म है 42 इयर्स। मैक्सिमम कितना है? 42 इयर्स। 10 साल से लेकर 42 इयर्स तक कोई भी टर्म आई कैन सिलेक्ट। सो एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ दैट माई एज इज 30 और मैंने ये पॉलिसी लिया है 30 इयर्स के लिए, तो क्या हो जाएगा ये हम लोग चेक करते हैं। सो माई एज इज 30, पॉलिसी ले लिया 30 इयर्स के लिए। बिकॉज इट इज अ शेयर मार्केट पॉलिसी, ये पॉलिसी में क्या हो जाएगा देखिए, सपोज आई सर्वाइव टिल एज 60। जैसे हम लोग बाकी के पॉलिसी में बोलते हैं ना कि पॉलिसी का टर्म खत्म हो गया, तो बाकी के पॉलिसी में हमें क्या मिलता है? सम अश्योर्ड, बोनस एंड FAB, अगर नॉर्मल पॉलिसी रहेगा, बराबर है। ये पॉलिसी में आपको सम अश्योर्ड भी नहीं है, बोनस भी नहीं है, FAB भी नहीं है। ये पॉलिसी में आपको मिलता है फंड वैल्यू। क्या मिलता है आपको? फंड वैल्यू। फंड वैल्यू में बाद में आपको बताती हूँ क्या होता है। लेकिन बिकॉज इट इज अ पेंशन प्लान, ये जो फंड वैल्यू है दैट विल नॉट बी गिवन टू यू इन योर हैंड, या आपके अकाउंट में आएगा नहीं। इसमें क्या होगा? वन, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन ये है कि ये फंड वैल्यू आपका जो है वो यूज करके यू कैन बाय
एनी एन्युइटी पॉलिसी। कौन सा एन्युइटी पॉलिसी है अपने पास अभी करंटली? जीवन शांति, अक्षय। अक्षय। जीवन अक्षय। सपोज यही पॉलिसी अगर उस वक्त भी अवेलेबल है, तो ये जो फंड वैल्यू आपका आया, हो सकता है वो 40 लाख हो सकता है वो 50 लाख हो, पूरा का पूरा आप क्या कर सकते हैं, आइदर जीवन शांति में डाल सकते हैं। जीवन शांति में डालेंगे तो आपको डिफर पेंशन मिलेगा, 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपका पेंशन चालू हो जाएगा। या फिर आप जीवन अक्षय ले सकते हैं, बराबर है। जीवन अक्षय में डाला तो इमीडिएट पेंशन चालू हो गया। इसका मतलब है ये पॉलिसी का जब भी मैच्योरिटी होगा, उसको मैच्योरिटी डेट नहीं बोलते हैं, उसको एक नाम है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग डेट। बिकॉज इट इज अ पेंशन प्लान, इट इज कॉल्ड एज वेस्टिंग डेट। हमारे इसमें क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी डेट, यहाँ पर बोलते हैं वेस्टिंग डेट। तो वेस्टिंग डेट पे आपके पॉलिसी में जो भी फंड अवेलेबल है, जितना भी पैसा जमा है आपके पॉलिसी में एज पर शेयर मार्केट उस वक्त का, उससे आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एक तो पूरा का पूरा पैसा आप LIC के जीवन शांति में या जीवन अक्षय में डाल सकते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आप इसमें से आधा किसी प्राइवेट कंपनी के पेंशन में डाल सकते हैं, आधा LIC के पॉलिसी में डाल सकते हैं। मतलब उस वक्त आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि अरे यहाँ पर मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हटा दिया। मतलब 50-50 कर सकते हैं। 50% LIC के एन्युटी में डाल सकते हैं और 50% प्राइवेट में डाल सकते हैं। प्राइवेट लेकिन कौन सा पॉलिसी होना चाहिए, एन्युटी ही होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपका अमाउंट बना है, 40 लाख रुपया है अमाउंट, उसमें से 40% आप इमीडिएट विड्रॉ करके ले सकते हैं। और बचा हुआ पैसा जो है उसका क्या करेंगे, आप बताइए क्या करना पड़ेगा बचा हुए पैसे का? एन्युटी, कंपल्सरी एन्युटी। ये जो बैलेंस है, बैलेंस हम लोगों को पेंशन प्लान में ही डालना है, एन्युटी में ही डालना है। लेकिन क्या कर सकते हैं, उसमें भी 50% LIC में डाल सकते हैं, 50% खुद के ले सकते हैं। अभी फोर्थ ऑप्शन आपके पास ये है, हो सकता है उस वक्त जब आपका ये वेस्टिंग डेट आ गया, मैच्योरिटी डेट जब आपका आ गया, उस वक्त हो सकता है कि शेयर मार्केट एकदम डाउन है और आपका जो वैल्यू है वो एकदम कम हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि लास्ट जिस दिन में अभी वेस्टिंग डेट है उस वक्त मुझे पता चला अरे शेयर मार्केट में कुछ प्रॉब्लम हो गया एंड शेयर मार्केट इज टोटली डाउन, तो मेरा जो मुझे 40 लाख मिलने वाला था एक्चुअली अभी उसका वैल्यू हो गया है 30 लाख, उसका वैल्यू हो गया 32 लाख, मुझे तो 8 लाख का लगता है कि घाटा है। सो देयर इज वन मोर ऑप्शन दैट आई कैन इंक्रीज द टर्म। पॉलिसी का टर्म है वो इंक्रीज कर सकती हूँ मैं। दैट मीन्स आई कैन इंक्रीज और एड द टर्म। ये टर्म इंक्रीज का समझ में आ गया, मैंने और 10 साल के लिए आगे टर्म बढ़ा दिया। ये क्लियर हो गया सबको? मॅडम पण या 10 इयर्स मध्ये पेमेंट करायला लागणार का मंथली? नहीं, पेमेंट करू पण शकतो, मतलब आगे जो मैंने टर्म इंक्रीज किया उसमें मैं पेमेंट कर भी सकती हूँ, या फिर मैं ऐसे ही टर्म बढ़ा के विदाउट पेमेंट मैं टर्म बढ़ा के रख सकती हूँ। ओके, मीन्स देयर इज नो कंपल्शन। यस, ओके ओके। सो इंक्रीजिंग टर्म आइदर विथ पेमेंट और विदाउट पेमेंट, बोथ अलाउड। लेकिन जब मैं इंक्रीज टर्म करना चाहूंगी तो वहां पर 2 कंडीशंस है मेरे। जब मैं टर्म इंक्रीज करती हूँ तो 2 कंडीशंस है। एक, मेरा एज 60 या 60 से कम होना चाहिए, मतलब एट द एज ऑफ 62 आई कैनॉट इंक्रीज माई टर्म, एट द एज ऑफ 65 आई कैनॉट इंक्रीज माई टर्म। तो टर्म इंक्रीज कब कर सकते हैं, 60 या 60 से कम होगा तब। एंड दूसरा कंडीशन है, मेरा पॉलिसी का मैक्सिमम टर्म जो है वो कितना हो सकता है, 42 ही हो सकता है, उससे ज्यादा मैं इंक्रीज नहीं कर सकती। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए? मतलब मैंने पॉलिसी लिया, मैंने टर्म सिलेक्ट किया, टर्म के एंड में जैसे नॉर्मल पॉलिसी में सम एश्योर्ड बोनस FAB होता है, वैसे ये पॉलिसी में नहीं होता है। ये पॉलिसी में मुझे मिलेगा जो अवेलेबल फंड वैल्यू है वो फंड वैल्यू,
वो फंड वैल्यू लेने के मेरे 4-5 ऑप्शंस मुझे मेरे पास है। पहला, या तो सारा का सारा ऑप्शन में जीवन शांति या जीवन अक्षय में डाल दूं, या फिर मैं 50% LIC में डालूं, LIC के एन्युटी में 50% प्राइवेट में डालूं, या फिर मैं 60% मुझे ले लूं और 40% ले लूं। सॉरी, ये मैंने 40 नहीं 60% है। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, थर्ड वाला जो है वो 40 नहीं है, 60 है। 60 मतलब 60% आई कैन यूज, और जो बचा हुआ 40% है वो मैं एन्युटी में परचेस के लिए ले सकती हूँ। म्हणजे 60% आपण विड्रॉ करू शकतो आणि 40% मध्ये आपण 50-50 पण करू शकतो किंवा एकाच याच्यात टाकू शकतो. ओके. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, सपोज माय फंड इज 1 करोड़, तो 60 lakhs आई कैन विड्रॉ। बचा हुआ जो 40 lakhs है वो पूरा का पूरा मैं LIC में डालूं, या फिर 20 lakhs LIC में डालूं, 20 lakhs प्राइवेट में डालूं, दैट इज अलाउड। और फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरे पास, कि अगर मुझे लगता है कि ये शेयर मार्केट अभी डाउन है और अगर मैं रखूं मेरा फंड तो और आगे ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है, इन दैट केस आई कैन इंक्रीज माय टर्म। मैं टर्म इंक्रीज कर सकती हूँ, 10 साल से कर सकती हूँ, 12 साल से कर सकती हूँ, लेकिन एज उस वक्त मेरा 60 से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम मेरे पॉलिसी का पूरा टर्म जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 42, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकती। यहाँ तक क्लियर? ओके. आपलं जसं पेन्शन किंवा मॅच्युरिटी येते ते म्हणजे टॅक्स फ्री असतं. हे जे समजा हे 60% आपण जे विड्रॉ करतोय मग ते टॅक्सेबल असतं? येस, इट इज टैक्स फ्री। टॅक्सेबल असतं ना? नो नो, टैक्स फ्री। टॅक्स फ्री, टैक्स फ्री। तो ये जो 60% मैंने विड्रॉ किया, अभी 1 करोड़ की मैं बात कर लेती हूँ। आई होप सबको समझ में आ रहा है ना पूर्णिमा मैडम ने क्या पूछा? यस। करोड़ मेरा फंड वैल्यू था, अभी 1 करोड़ से 60 lakhs मैंने विड्रॉ कर लिया। अगर ये म्यूचुअल फंड का होता पैसा तो म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है कंपलसरी। मैडम बट ये जो रिटर्न्स आ रहा है इट इज काउंटेड एज अ कैपिटल गेन ओनली ना, बिकॉज इट्स नॉट इंश्योरेंस एक्चुअली. It is a plan of insurance, so it is not considered as capital gain, so that 60% is totally tax free. Okay? So if I compare it with mutual fund, अगर यही मेरा म्यूचुअल फंड होता तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता, तो यहाँ पर वो टैक्स नहीं है, तो ये 60 lakhs तो टैक्स फ्री हो गया, नो टैक्स विल बी डिडक्टेड। एंड अभी बचा कितना, 40 लाख। तो जब मैं ये 40 lakhs इन्वेस्ट करूंगी LIC के पॉलिसी में, तो ये पूरा का पूरा 40 lakhs इन्वेस्ट करूंगी कि 39 lakhs जाएगा, 38 lakhs जाएगा, 35 lakhs जाएगा? LIC कुछ टैक्स कट करेगी इस 40 lakhs के ऊपर? 20% in LIC and 20% in private pension plan. नहीं, कैसे भी मैंने 2020 किया या पूरा 40 डाल दिया, वॉटेवर। तो ये जो 40 lakhs है वो पूरा मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहा है कि 40 lakhs में से कुछ कम होगा? पूरा जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। GST होगा तो मैडम चार्जेस लागणार ना? तो GST बाकी लोगों को भी लगेगा ना। ये यूलिप है इसलिए GST नहीं लगेगा ना आपको 40 लाख के ऊपर। माय क्वेश्चन इज, मैं LIC हूँ समझो, और मुझे आपको ये फंड देना है अभी, तो मैं आपको जब फंड दूंगी तो पूरा 1 करोड़ दूंगी कि 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कट करके आपको दूंगी? पूरा 1 करोड़। पूरा 1 करोड़। 60 lakhs आपने दे दिया और 40 लाख आपने इन्वेस्ट किया। तो कैन आई से इस पॉलिसी में देयर इज नो टैक्स एट ऑल? दैट इज अ USP ऑफ दिस प्लान, नो टैक्स। Whereas in mutual fund you have to compulsory give tax. So can I say I am giving you a mutual fund with 0 tax? मॅडम ह्याच्यामध्ये हॅलो, हाँ बोलो ना मॅडम, टर्म वाढवायचा ऑप्शन असेल तर मग क्लायंट अगोदरच 30 वर्ष येईल आणि मग पुन्हा 10 वर्ष वाढवेल ना अजून. हो, तसंच त्याला करायचं, वाटलं तर. तसंच करायचं।
see to it कि क्लाइंट का एज 60 ना हो. सपोज माय एज इज 45, so I will not take 30 years. मैंने 30 years ले लिया तो मुझे एक्सटेंड करने का अभी ऑप्शन नहीं है. म्हणजे आपण क्लायंटला असं सांगू शकतो ना की म्हणजे बाकीच्या म्युच्युअल फंड मध्ये तुम्ही टाकताय तर तुम्हाला टॅक्स लागतो, पण तुम्ही LIC च्या याच्यात टाकताय तर तुम्हाला टॅक्स फ्री म्हणजे म्युच्युअल फंड आहे ना, वॉट एव्हर युअर मॅच्युरिटी जी काय आहे ती तुम्हाला टॅक्स फ्री मिळणार. टॅक्स फ्री. So by saying this you can take entry. हा म्हणजे चांगले ना, तो बोला दुसऱ्या yes. म्युच्युअल फंड मध्ये टॅक्स लागतो, बट LIC च्या म्युच्युअल फंड मध्ये टॅक्स लागत नाही, टॅक्स फ्री आहे. So this can be your entry point. क्लाइंट के घर पे एंट्री पॉइंट है. मॅडम याच्यामध्ये ना मला एक क्रॉस क्वेश्चन वाटतंय जे क्लायंट कडनं येऊ शकेल हा. की इथे मला म्हणजे ते हे नाहीये की मी सगळे पैसे विड्रॉ करायचे, मला अल्टिमेटली ते LIC च्या दुसऱ्या प्लॅन्स मध्ये इन्व्हेस्ट करायचे किंवा 50-50 जे काय असेल ते इन्व्हेस्ट करायचंय. दॅट विल बी द लॉकिंग पॉइंट फॉर दी कस्टमर. बिकॉज इन म्युच्युअल फंड इट विल दिस क्वेश्चन विल नॉट अराइज. बरोबर. But this plan, the intention of this plan is pension. Intention of this plan is not to give you lump sum amount. आप पेंशन के लिए स्टार्ट करते हो. Many people पेंशन के लिए स्टार्ट करते हैं और they end up withdrawing from mutual fund और उनका पेंशन तक जाता ही नहीं है. तो ये प्लान का बेसिक पर्पस इज टू गिव पेंशन. आपने लिया तो आपको पेंशन मिलेगा, आपके वाइफ ने लिया तो वाइफ को पेंशन मिलेगा. आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है दैट मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल अर्ली एज मतलब एल्डरली फीमेल जो है दे डोंट हैव रेगुलर इनकम. सो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट हैव रेगुलर इनकम. उनके पास घर है, असेट्स रिच, कैश पुअर. उनके पास रेगुलर इनकम नहीं है. तो द बेसिक पर्पज ऑफ दिस प्लान इज to give you regular cash and that is the reason मैं आपको 60% दिया है. 40% आप डालो पेंशन में डालो, लेकिन कंपलसरी यहाँ पर पेंशन लेना इज इम्पोर्टेंट. सेकेंडली वी कैन टारगेट वो लोगों को जिन लोग NPS में पैसा डालते हैं. NPS में जो लोग पैसा डालते हैं उसका सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन NPS से आई वुड से दिस इज बेटर. Ma'am was going to say that only, that it is replica of NPS. But are there any advantage over NPS or it is the same? यहाँ पर आप 100% पूरा का पूरा इक्विटी में डाल सकते हैं. अगर आप ग्रोथ में गए तो वहां पर आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे वो एज पर योर एज चेंज हो जाएंगे NPS में. अच्छा, okay. Here you can choose. Here you can choose, you are saying. Yes. It can be 100% equity also. So that is an added advantage here then. Yes. वहां पर आपको as per age they will allow you to go in equity and security मतलब secured में. Okay. But that additional 50,000 NPS which we get here, that will be. वो नहीं मिलेगा. हाँ मैम, सब तो नहीं मिल सकता है. True. Exactly. तो यहाँ पर it is compensated ना. कुछ हाँ, तो यहाँ yes, पर yes. कुछ तो वहां पर मिलेगा. हाँ हाँ सही है, ठीक है. ओके ठीक है. तो यहाँ पर मैच्योरिटी तक कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया सबको. यहाँ पर हम लोग मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिंग डेट. ये ध्यान में रखना. मैच्योरिटी अमाउंट हम लोग नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, फंड वैल्यू. सो ये जो मैच्योरिटी का लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया वो सबके लिए क्लियर हो गया. मिनिमम टर्म कितना है ये पॉलिसी का, 10 years. मैक्सिमम टर्म कितना है, 42. मिनिमम एज कितना है, 25. मैक्सिमम एज कितना है, 75. मतलब 75 के एज के लिए भी कोई भी पर्सन ये सिलेक्ट कर सकता है एंड ही कैन टेक 10 years का डेफरमेंट पीरियड. मतलब 10 साल का पॉलिसी टर्म ले सकता है. एज 60 वाले भी 10 साल का पॉलिसी टर्म ले सकते हैं, ज्यादा पॉलिसी टर्म ले सकते हैं. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? मैडम एक क्वेश्चन था. हाँ. मैडम लेकिन वो टाइम का जीवन अक्षय का एन्युटी रेट्स और जीवन शांति का एन्युटी रेट्स कैसे हम लोग बता सकते हैं ना क्लाइंट को, कितना परसेंट से मिलेगा मैडम? वो नहीं बता सकते हम लोग. तो हम लोग बोलेंगे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस वक्त का जो रेट रहेगा उस रेट के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा. बट देन पेंशन कितना मिलेगा इसके ऊपर ये पॉलिसी नहीं जाएगा. ये पॉलिसी सिर्फ ये पॉइंट्स के ऊपर जाएगा कि हमारे मैच्योरिटी के ऊपर टैक्स नहीं है बिल्कुल. और 60% आई कैन टेक, रिमेनिंग 40% सपोज मैंने ऑप्शन ए में डाल दिया जीवन अक्षय के, तो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा ना रिटर्न्स. 60% मैंने एंजॉय किया, मेरे फैमिली को दे दिया, और बचा हुआ 40% मैंने ऑप्शन ए में डाल दिया.
तो बहुत रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैडम मुझे ऐसा लगता है कि ये प्लान हम लोग मैडम 10 साल का ही टर्म देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 10 साल के बाद उसको एक लॉन्ग टर्म के लिए पेंशन वो एंजॉय कर सकता है, या जो है ना लॉन्ग टर्म के देने की जगह पे हम लोग शॉर्ट टर्म ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाद में वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना मैडम उसको। बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि अगर मैंने 10 साल का लिया, 15 साल का लिया, 20 साल का लिया और उस वक्त डिसाइड किया कि मुझे आगे क्या करना है, तो ये हो गया मैच्योरिटी लाइन या फिर वेस्टिंग लाइन, आई कैन से। दिस इज क्लियर, फर्स्ट लाइन इज क्लियर। आई एम ट्राइंग कि आपको ये प्लान अब LIC के अदर प्लान से सिमिलर मैं कर दूं तो अंडरस्टैंड करने के लिए इजी रहेगा, क्योंकि इसके PPT में मैं जाऊंगी ना, देन इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट लगेगा आपको, लेकिन ये मतलब गो थ्रू करने के बाद अगेन इफ यू गो थ्रू PPT ऑफ दिस प्लान आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। डेथ क्लेम, सपोज मैंने पॉलिसी ले लिया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी भी अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट की डेथ हो गई, पॉलिसी विल स्टॉप। नाउ यहाँ पर ये पॉलिसी में तो जैसे हम लोग बाकी केस में देखते हैं सम अश्योर्ड एंड बोनस विल बी गिवन टू नॉमिनी, यहाँ पर सम अश्योर्ड नहीं है, यहाँ पर बोनस नहीं है, यहाँ पर क्या है, फंड वैल्यू। मैंने जो भी पैसा डाला उसका कितना पैसा अभी शेयर मार्केट के हिसाब से हुआ, फंड वैल्यू। नाउ म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में भी ये बंद हो जाएगा इफ आई एम डूइंग इट इन म्यूचुअल फंड, और जो भी फंड वैल्यू होगा मेरे फैमिली को मिलेगा। लेकिन ये पॉलिसी में रिस्क कवर तो है नहीं, सम अश्योर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि ये पॉलिसी में थोड़ा सा रिस्क कवर है। क्या रिस्क कवर है, उस वक्त अगर आपका फंड वैल्यू कम है तो आपने जितना प्रीमियम भरा उसका 105% ऑफ प्रीमियम पेड, इन दोनों में जो बड़ा वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी गिवन टू योर नॉमिनी। आइदर फंड वैल्यू मिलेगा, अगर शेयर मार्केट बहुत अच्छा है और फंड वैल्यू आपका अच्छा हुआ है तो वो फंड वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर शेयर मार्केट डाउन है तो भी आपका प्रीमियम जो भरा है उससे कम तो नहीं मिलेगा, कम से कम 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड आपके फैमिली मेंबर को मिलेगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया। अभी ये जो पैसा मेरे नॉमिनी को मिलेगा, फंड वैल्यू मिलेगा या फिर 105% ऑफ प्रीमियम पेड मिलेगा, इसमें एक ऑप्शन ये है दैट माय नॉमिनी कैन टेक दिस इन सेटलमेंट ऑप्शन। 5 साल 10 साल का सेटलमेंट में ले सकता है वो, और इफ ही फील्स कि इसको सब वापस इन्वेस्ट करना है तो ये पैसा वो इन्वेस्ट कर सकता है, कहां पर, एन्युटी में। नॉमिनी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन एन्युटी, खुद के लिए भी ले सकता है या एन्युटी में भी वो इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ पर सिक्योरिटी ये है कि इवन इफ शेयर मार्केट इज डाउन, कम से कम 105% ऑफ प्रीमियम पेड विल बी गिवन टू माय नॉमिनी, सो दैट सिक्योरिटी इज गिवन। ये चीज समझ में आ गई। दैट वैल्यू इज ऑल्सो अगेन टैक्स फ्री। सेटलमेंट 5 years 10 years म्हणजे कसं, म्हणजे मला 10 लाख रुपये मिळाले तर एकत्र न घेता आय कैन टेक इट एज 1 लाख रुपीज फॉर 10 years, 2 lakhs रुपीज फॉर 5 years, मतलब पेंशन के जैसा 5 साल का पेंशन हो गया, 10 साल का पेंशन हो गया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चार्जेस। जब भी हम लोग यूलिप देखते हैं तो उसमें चार्जेस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअल फंड भी हम लोग देखते हैं जहां पर कम से कम चार्जेस हो वो वाले म्यूचुअल फंड को हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पर फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, चार्जेस मेरे कम कट होते हैं और मेरा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर चार्जेस क्या है, तो चार्जेस में एक होता है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, इसको मैं लिखती हूँ FMC, फंड मैनेजमेंट चार्ज, फंड मैनेजमेंट चार्ज। दूसरा है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, इसको मैं बोलती हूँ PAC। देयर इज वन मोर PAC, एक FMC हो गया, एक प्रीमियम एलोकेशन चार्ज हो गया, देयर इज वन मोर PAC। व्हाट इट कैन बी, वापस एक बार PAC है, क्या है वो, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, PAC वापस। और ये सारे पॉलिसीज में, सारे यूलिप में है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस।
और बाकी के यूलिप में और एक चार्ज होता है, जैसे एफएमसी है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, तो उसमें से सिर्फ एम और सी ले लिया, उसको बोलते हैं मॉर्टेलिटी चार्जेस, लेकिन ये पॉलिसी में वो नहीं है। तो यूलिप में जो 4 चार्जेस है वो याद रखने का एकदम सिंपल मेथड है, एफएमसी, पीएसी, पीएसी एंड एमसी। फंड मैनेजमेंट चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड मॉर्टेलिटी चार्जेस। लेकिन ये पॉलिसी में क्योंकि सम एश्योर्ड जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, सो देयरफॉर नो मॉर्टेलिटी चार्जेस इसमें है नहीं। सो व्हाट इज फंड मैनेजमेंट चार्जेस इसमें है? सो फंड मैनेजमेंट चार्जेस इस पॉलिसी में है 1.37%। नाउ नेक्स्ट इज प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपका कितना प्रीमियम है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज, इसका एक चार्ट है, मैं चार्ट भी आपको भेजती हूँ, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। हाँ, सो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस फर्स्ट ईयर में है 7%, इसका मैं चार्ट आपको देती हूँ। फर्स्ट ईयर है 7%, सेकेंड ईयर से लेकर 5th ईयर तक है 4.5%, सेकेंड ईयर से 5th ईयर तक 4.5%, और 6th ईयर ऑनवर्ड्स 3.5%, 6th ईयर ऑनवर्ड्स 3.5%। तो एफएमसी जो है वो आपको हर साल देना है। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस है वो हर साल देने हैं, लेकिन वो रिड्यूस हो रहे, देखो पहले 7% है, फिर सेकेंड ईयर से 5th ईयर तक 4.5% है, और फिर 3.5% पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन चार्जेस, दैट इज ओनली फॉर 5 years। फर्स्ट ईयर में इसका बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा टेबल है, सो आई विल मेक इट सिंपल। 57 पर मंथ फर्स्ट ईयर में, फिर वो धीरे धीरे कम होता है। सो 57 पर मंथ अराउंड 700 पकड़ लो ईयरली, फर्स्ट ईयर में 700 के आसपास, फिर थोड़ा मतलब 2-2 रुपया कम होता है 57 के बाद। नेक्स्ट ईयर 55 पर मंथ, 53 पर मंथ, 51 पर मंथ, 49 पर मंथ। कितने साल के लिए रहेगा? 5 years। अगेन आई एम रिपीटिंग, फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.37 एवरी ईयर। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस जो है वो फर्स्ट ईयर 7%, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 4.5%, और 6th ईयर ऑनवर्ड्स 3.5%। और पॉलिसी एडमिन चार्ज ओनली फॉर 5 years, 57 पर मंथ फर्स्ट ईयर में, 55 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 5 year। फिर 6th ईयर ऑनवर्ड्स पॉलिसी एडमिन चार्ज मुझे देने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये चार्जेस है, इसका एक चार्ट है, मैं चार्ट आपको भेजती हूँ। जैसे ये चार्जेस है, ये चार्जेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए एक चीज है जो म्यूचुअल फंड में नहीं है, and that is again USP of this plan. It is called as guaranteed addition. Guaranteed addition। अगर मैं डायरेक्टली ये चार्जेस देखूं तो ये चार्जेस ज्यादा है, 1.37%, फिर ये 7% भी देना है, पॉलिसी एडमिन चार्ज भी देना है, तो ये चार्जेस ज्यादा है। लेकिन अगर मैं गारंटेड एडिशन के साथ इसे कंपेयर करूं तो यू विल रियलाइज ये चार्ज के सामने वो गारंटेड एडिशन कॉम्पेंसेट हो जाता है। तो गारंटेड एडिशन कितना है मुझे 5th ईयर में मिलता है। मॅडम एक क्वेश्चन आहे, बोला ना। याच्यामध्ये गॅरंटेड ऍडिशन जे ऍड होत आहे, सपोज एखाद्याने पॉलिसी घेतली 25 इयर्स साठी हा, आणि त्याची डेथ होते आहे 18th और 20th इयरला, हा, ओके, तर त्याला जी फंड व्हॅल्यू मिळेल किंवा 105% जे काय आहे ते मिळेल, हा। पण त्याच्यामध्ये हे ऍड होणार त्याच्या व्यतिरिक्त की इट इज इन्क्लुडेड? नाही नाही, हे ऍड होत जाणार। 5th ओके. ईयर आलं ना की गॅरंटेड एडिशन झाली 5%ची। ओके, 5% कब हो गया? नाही म्हणजे माझं क्वेश्चन म्हणजे समजा आता 15 इयर्स पर्यंत माझे 10 लाख रुपये जमा झाले या हा. प्लॅन मध्ये, आणि हा. त्यावेळेला मार्केट म्हणजे अगोदर व्हॅल्यू त्याची 15 lakhs होती, बट आता मार्केट खाली आहे, ते 10 lakhs झाले, हा. ओके, पण माझी डेट त्यावेळेला होते तर नॉमिनीला 105% मिळणार, कारण की फंड व्हॅल्यू कमी आहे त्याच्यात, ओके, बरोबर। आणि ह्या गॅरंटेड ऍडिशनचं काय, हे ऍड होणार त्याच्यात? गारंटेड एडिशन कभी ऐड होता है? गारंटेड एडिशन 5th ईयर का है, वो 5th ईयर में ऐड हो गया ऑलरेडी। तो आपको 18th ईयर में जो पता चला वैल्यू, वो सब Okay. गारंटेड एडिशन करके ही आपके हाथ में आया है। ओके ओके, तो गारंटेड एडिशन लास्ट ईयर में ऐड नहीं होगा।
ओके मैडम, अंडरस्टूड। जैसे ही पॉलिसी का 5th ईयर आ गया, ये 5% ऐड हो गया। मतलब ये जो भी एडिशन हो रहा है इसका मे बी LIC इसमें उसका यूनिट्स बाय कर रहे हैं, और वो बाय यूनिट्स का जो भी वैल्यू है वो टाइम पे जो है वो दिखेगा। बराबर। सो 5th ईयर में 5%, 5% ऑफ द प्रीमियम मेरे पॉलिसी में ऐड हो गया, मतलब उतना वैल्यू ऐड हो गया 5th ईयर में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर प्रीमियम। 10th ईयर में 10% ऐड हो गया। आई वॉन्ट यू टू look at this slide. ये जो मैं explain कर रही हूँ, this is very important and you have to explain this to your client. 5th year में 5% ऐड हो गया, 10th year में 10% ऐड हो गया। Okay. Now 11th year से every year अभी एडिशन चालू हो जाएगा। ये क्यों ऐसा किया है? ताकि आप लॉन्ग टर्म तक इस पॉलिसी में बने रहें। 5th year में मुझे 5% मिला, 10th year में 10% मिला, 11 साल से लेकर 15 साल तक 11 to 15 हर साल 4% मिलेगा। मतलब 11th ईयर में 4% ऐड हो गया, 12th ईयर में 4% ऐड हो गया, 13th में 4% ऐड हो गया, 14th में ऐड हो गया, 15th में ऐड हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? 16th ईयर आ गया, 16 to 20 अभी बढ़ रहा है मेरा वैल्यू, अभी मुझे ऐड होगा 5.5%। अभी इसका पूरा टेबल मैं आपको नहीं बताती हूँ, आई विल सेंड यू उसका जो चार्ट है वो। But why this is important, that I will tell you. Now everybody be with me. Forget about first 10 years और first 5 years छोड़ दो आप पॉलिसी के। 6th ईयर में you tell me मेरे पॉलिसी में क्या क्या चार्जेस लगेंगे? 6th ईयर में मेरे पॉलिसी, and I am talking about charges, ये वाला फंड मैनेजमेंट चार्जेस 3.5 यानी APAC एलोकेशन चार्ज। एलोकेशन चार्ज, क्योंकि पॉलिसी एडमिन चार्ज है ना, वो सिर्फ 5 साल है, 6th ईयर से नहीं होगा। बराबर है? यस। तो 6th ईयर में FMC तो मेरा 1.37 है फिक्स। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस मेरा 6th ईयर का कितना है देखिए? 3.5%। 3.5%। तो अगर मैं ये ऐड करूं 1.37 एंड 3.5% मिला के कितना हो गया? और या 5% पकड़ लो, बराबर है? 5% का अप्रोक्सीमेट मेरा चार्जेस जा रहा है एवरी ईयर। अभी 11th ईयर में मुझे एडिशन कितना हो रहा है देखो, 4% ऐड हो रहा है एवरी ईयर। मेरे जो चार्जेस है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस और मेरा गारंटेड एडिशन वो नलीफाई हो रहा है। देखो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस मेरा 3.5% चालू है और 11th ईयर से मेरा गारंटेड एडिशन 4% चालू है। 16th ईयर में मेरा गारंटेड एडिशन 5.5%, मतलब वो प्रीमियम एलोकेशन को कब का बीट कर चुका है। क्या मतलब है? जितना हम लोग लॉन्ग टर्म ये पॉलिसी में बने रहेंगे उतना ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस नील भी हो सकते हैं मेरे, बिकॉज ऑफ माई गारंटेड एडिशन। ये पॉइंट सबको समझ में आया? Yes. ये क्लाइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6th ईयर में मेरा 3.5% हो रहा है ना मेरा एलोकेशन चार्जेस 3.5। अभी मैं कंपेयर करती हूँ, समझो मुझे 10th ईयर में 10% मिला, 11th ईयर से मुझे 4% मिलना चालू हो गया, तो ये 4% इज बीटिंग दैट 3.5%। तो मेरा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस 11th ईयर से नल हो गया, एकदम कंप्लीटली गॉन, एंड आई एम गेनिंग। सो दैट ये जो गेन है मेरा, वो मेरा फंड मैनेजमेंट चार्जेस को कहीं ना कहीं बीट करेगा। सो देयरफॉर वी से इन दिस पॉलिसी विल बीट म्यूचुअल फंड व्हेन इट इज कम्स टू चार्जेस लॉन्ग टर्म में। और कभी भी म्यूचुअल फंड हमको लेना है तो लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना है। म्यूचुअल फंड में कब तक जा सकते हैं? 2.25% तक भी जाता है उनके चार्जेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सो दिस इज अगेन अवर USP दैट अवर चार्जेस एंड अवर गारंटेड एडिशन अगर आप देखोगे तो आपका जो ओवरऑल चार्जेस है वो नील भी हो सकता है। दिस इज क्लियर? सबको समझ में आ गया ये? तो अपना सबसे पहला पॉइंट क्या था? एक तो टैक्सेशन का था, व्हाटएवर इज देयर एट वेस्टिंग डेट वहां पर हम लोग एक भी रुपए का चार्ज नहीं लगा रहे। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू यूटिलाइज। कंडीशन इज यू हैव टू यूटिलाइज इट फॉर पेंशन। सेकेंड हम लोगों का USP ये था कि डेथ क्लेम में मिनिमम आपने जो प्रीमियम भरा है उसका 105% इज गारंटेड। तो आपको जितना भरा है उससे लॉस तो कभी नहीं होगा। और अभी थर्ड, जो भी चार्जेस हम लोग देख रहे हैं
विथ रिस्पेक्ट टू गारंटेड एडिशन, ये जो चार्जेस है ये चार्जेस हमारे निलिफाई हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. भी अगर ये पॉलिसी में क्लियर हो गया तो ये पॉलिसी में और बताने जैसा कुछ नहीं है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड सेलिंग के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स लेकर भी अगर आप जाते हैं देन यू आर एट अ विन विन सिचुएशन। नाउ द 4th पॉइंट, यहाँ पर है अलग अलग फंड जो आपको सिलेक्ट करने हैं। अभी जैसे ही मैंने प्रीमियम दे दिया, प्रीमियम जैसे मैंने दे दिया, LIC उसका क्या करती है, उस प्रीमियम में से कुछ कट हो जाएंगे चार्जेस। कौन से चार्जेस कट हो जाएंगे? फंड मैनेजमेंट चार्जेस, Policy administration charges. अभी बचा हुआ जो पैसा है ये पैसा अभी जाएगा आपका शेयर मार्केट में। लेकिन यहाँ पर आपको चॉइस है। क्या चॉइस है कि कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में ये जाना चाहिए, कौन से टाइप की रिस्क मैं ले सकता हूँ। तो मेरे पास 4 फंड है, जैसे हम लोगों ने 4 चार्जेस देखे ना, FMC, PAC और ये मॉर्टेलिटी चार्ज जो नहीं था इसमें। वैसे 4 फंड है। कौन से फंड है 4? सबसे बॉटम में, मतलब ज्यादा रिस्क नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं, एकदम कम रिस्क, उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड फंड। जेम्स बॉन्ड ध्यान में रखने का, बॉन्ड फंड मतलब रिस्क ही नहीं। जेम्स बॉन्ड के पास दिया मतलब 100% आपको मिलेगा, गारंटी है, वैसे वाला। तो बॉन्ड फंड में डाला। बॉन्ड फंड मतलब एकदम सिक्योरिटी, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड जहां पर है वहां पर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, सो बॉन्ड फंड हो गया। और दूसरा कौन सा होता है? सिक्योर्ड फंड। बॉन्ड फंड हो गया, उससे थोड़ा सा रिस्की, बहुत ज्यादा सिक्योर्ड में लेकिन थोड़ा सा शेयर मार्केट में मैंने डाल दिया तो हो गया सिक्योर्ड फंड। फिर ऊपर आ गया बैलेंस और उसके ऊपर आ गया ग्रोथ। 4 फंड हो गए मेरे। एज अ पॉलिसी होल्डर उनको क्या करना है? प्रीमियम देना है और इन चारों में से किसी भी एक फंड उनको सिलेक्ट करना है। जैसे म्यूचुअल फंड में हम जाते हैं तो स्मॉल कैप सिलेक्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना कम है ज्यादा है वो सिलेक्ट। लेकिन एक बार मैंने एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किया, फिर दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने के लिए मुझे विड्रॉ करके जाना है। लेकिन यहाँ पर ये है ऑलमोस्ट सिक्योर बॉन्ड वाला, और ये है सबसे ज्यादा जहां पर हम लोग रिस्क लेते हैं। रिस्क बढ़ते जाता है, जैसे मैं ऊपर आऊंगी इसमें तो रिस्क बढ़ेगा। ये मैक्सिमम रिस्क वाला है, रिस्क मैक्सिमम, और यहाँ पर रिस्क एकदम कम, लीस्ट आई कैन से। तो ये 4 फंड में से कोई भी एक फंड मुझे स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना है। सपोज मैंने सिलेक्ट किया ग्रोथ फंड, तो मैंने जो पैसे डाले हैं वो मेरे ग्रोथ फंड में चले गए। मतलब मैक्सिमम मेरा जो पोर्टफोलियो है नाउ इट इज एक्सपोज टू इक्विटी, शेयर मार्केट को। जैसे शेयर मार्केट अप एंड डाउन होगा वैसे ये भी अप एंड डाउन मुझे उसके रिटर्न्स देते रहेगा, बराबर है। अभी मुझे लगता है कि शेयर मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकता है या अप एंड डाउन है, मुझे चेंज करना है, सो आई कैन चेंज। साल भर में मैं 4 बार 4 टाइम्स आई कैन स्विच फंड, इसको बोलते हैं स्विचिंग ऑफ फंड। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आई कैन स्विच फंड। अगर मुझे 5th टाइम करना है और एक बार, मतलब मुझे बहुत बार स्विचिंग करते ही रहना है मुझे, तो आई कैन डू मोर स्विचिंग ऑल्सो। लेकिन मोर स्विचिंग रहेगा तो मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे। कितने? 1.37. 100 rupees. 100 rupees. Irrespective of your fund value, your fund size, स्विच करना है। 4 स्विच फ्री और 5th स्विच में आपको 100 रुपीज देने हैं चार्जेस। तो इसका मतलब Is it a fixed charge? 100 rupees fixed? fixed, yes. Irrespective, that is what I said, irrespective of your fund size, fund value. 1 करोड़ का भी आपका फंड है तो भी आपको स्विच करने के लिए 100 रुपीज ही देने हैं। दिस स्विच यू कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो, ऑनलाइन आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? और ये जो स्विचिंग है कि मेरा शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो पूरा का पूरा निकाल कर मैंने एकदम कम रिस्क वाले इसमें डाल दिया, बॉन्ड फंड में डाल दिया, या फिर यहाँ से यहाँ उसको स्विच कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड। इतना क्विकली, इतना इजीली एडजस्ट करना मार्केट के साथ, इट इज नॉट पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आप वो कर सकते हैं, क्लाइंट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, एजेंट भी उनको गाइड कर सकता है कि आप ये स्विच करो। लेकिन स्विच करते वक्त सिर्फ एक ध्यान में रखने का, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते। आप आपके आजू बाजू 2 फंड में स्विच कर सकते हैं, ये भी एकदम इजी है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड।
आप आपके आजू बाजू में 2 फंड में स्विच कर सकते हैं। इसका मतलब है, सुरेंद्र सर आप मुझे बताएंगे, अगर मैं ग्रोथ में हूं तो मैं कहां पर चेंज कर सकती हूँ, स्विच कर सकती हूँ? फ्रॉम ग्रोथ आई कैन स्विच टू बैलेंस फंड में कर सकते हैं, बैलेंस में कर सकते हैं और सिक्योर में कर सकते हैं, Secure दोनों में में पॉसिबल है। दो चीजें आपके आजू बाजू की 2 चीज में आप कर सकते हैं। तो ग्रोथ में है तो आप बैलेंस और सिक्योर में जा सकते secure में कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ग्रोथ से बॉन्ड में ही जाना है, तो मैं क्या करूंगी? पहले ग्रोथ से सिक्योर में जाऊंगी और सिक्योर से फिर बॉन्ड में जाऊंगी। 2 बार स्विच करना पड़ेगा, हैं। ओके, लेकिन डायरेक्टली नहीं जंप कर सकते। तो क्या करना है मुझे? अगर मैं ग्रोथ में हूं तो आई कैन गो टू बैलेंस एंड सिक्योर। अगर मैं बैलेंस में हूं तो मैं ऊपर एक नीचे एक, ये 2 में जा सकती हूँ। मतलब बैलेंस में हो तो कैसे स्विच कर सकते हैं? आई कैन गो टू ग्रोथ में भी जा ग्रोथ सकते और आई कैन गो टू सिक्योर। हैं, secure। अनुराधा मैडम आप मुझे बताइए, इफ आई एम इन सिक्योर्ड देन आई कैन जंप टू वेयर? Madam, we can jump to bond or balance. Yes, we can jump to balance or we can jump to bond. And if I am at bond और मुझे लगता है कि अभी शेयर मार्केट बहुत ऊपर भागने वाला है, चलो वो ग्रोथ मुझे पकड़ना है, तो मुझे बॉन्ड से अभी जंप करना है, तो कहाँ पर जंप कर सकते हैं हम लोग? Secured and growth. Yes, secured, I can go And to growth. balance. और फिर बैलेंस में गई हूँ तो नेक्स्ट डे आई कैन गो टू ग्रोथ। देयर इज नो टाइम लिमिट, लेकिन डायरेक्ट स्विच नहीं कर सकते आप, आपके नजदीक के 2 इसमें स्विच कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? सो दिस इज अगेन माय वन पॉइंट। मैम 4 टाइम तक फ्री रहेगा, उसके बाद चार्जेस लगेंगे ना? यस, उसके बाद 100 रुपीज चार्ज लगेगा 4 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मुझे नेक्स्ट इसमें डालना है तो 100 रुपीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर में वापस अगेन आई कैन गो 4 टाइम्स। सो एवरी ईयरली का ही है। ईयरली एवरी ईयर आई कैन स्विच टाइम्स। यहाँ तक क्लियर है? बट ये स्विचिंग मेरे को क्या लॉक इन पीरियड तक खत्म होने तक वेट करना है कि नहीं, कभी भी नहीं? कभी भी। आज मैंने पॉलिसी लिया, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टाइम एनी टाइम। लॉक इन पीरियड इज 5 years, ना? वो मैं आती हूँ, लॉक इन पीरियड पे आती हूँ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये स्विचिंग का क्लियर हो गया। और ये पूरे पॉलिसी के टर्म में आपको ये 4 फंड में आपको खेलना है। तो जनरली व्हाट आई सजेस्ट, if a person is not regular in share market, you directly go in growth fund. आप ग्रोथ फंड में ही रखिए आपका पैसा, और आपका मैच्योरिटी अभी आने वाला है, 3 साल बाकी है मैच्योरिटी के लिए, देन यू धीरे धीरे करके उसको बॉन्ड में लेके आइए। तो जितना आपका 15-20 साल में जो भी आपने अर्न कर लिया, जो भी आपने रिटर्न लिया है, 8% मिला, 10% मिला, 12% मिला, मैंने धीरे धीरे उसको बैलेंस में सिक्योर और बॉन्ड करके, जब मेरा लास्ट अभी मैच्योरिटी लेने का टाइम आ गया, एट दैट टाइम आई शिफ्टेड इट टू बॉन्ड। तो उस साल ऊपर होता है नीचे होता है, आई डोंट हैव टू वरी। तो डालते वक्त डायरेक्ट ग्रोथ में डालने का, यू डोंट सी वो ऊपर नीचे करते करते कभी कभी आप शेयर मार्केट को टाइम करने को जाओगे, शेयर मार्केट आपको टाइम कर देगा। सो डोंट डू दैट। ग्रोथ में डाल के आप निश्चिंत हो जाइए। सो LIC विल टेक केयर ऑफ इट्स ग्रोथ फंड। अच्छा, ये ग्रोथ फंड का नाम क्या है? न्यू पेंशन प्लस ग्रोथ फंड, न्यू पेंशन प्लस बैलेंस फंड, न्यू पेंशन प्लस सिक्योर फंड। तो पॉलिसी के नाम के साथ ये फंड का नाम होता है, लेकिन जनरली हम लोग ध्यान में रखते हो कैसे ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज क्लियर। नाउ लॉक इन पीरियड। सो लॉक इन पीरियड फॉर दिस पॉलिसी इज 5 years। लॉक इन पीरियड कितना है? 5 years। मतलब 5 years के पहले इस पॉलिसी में से हम लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। कंपल्सरी 5 years तक हम लोगों को ये पॉलिसी में बने रहना है। और वैसे भी शेयर मार्केट में हम लोग पैसा या म्यूचुअल फंड में पैसा हम लोग इसीलिए डालते हैं कि हम लोगों को लॉन्ग टर्म में वो गोल मिले, वो रिटर्न मिले। तो 5 years के पहले विड्रॉ करने का कुछ मतलब ही नहीं है। तो 5 years इज अ लॉक इन पीरियड। 3 बार पूरे पॉलिसी में 3 times हम लोग पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉवल हम लोग कर सकते हैं ये पॉलिसी में कितनी बार? 3 टाइम। तो ऐसा नहीं कि पूरे 60 के एज तक आपका पूरा ब्लॉक हो गया, पैसा पकड़ के रख दिया, ऐसा नहीं। 3 बार आप इसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 25% ऑफ योर वैल्यू। पूरा का पूरा नहीं, 25% तक हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं। 10% से लेकर 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन किस लिए? अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट थिंग? किसके लिए विड्रॉ करेंगे? दैट इज रिटर्न। मैम ये कितने ईयर के बाद 3 टाइम विड्रॉल कर सकते हैं? 10-20 5 साल के बाद।
5 साल के बाद कभी भी कर सकते हैं। 10 से 25% तक विड्रॉवल आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते। उसके लिए पक्का कारण आपको प्रूव करना पड़ेगा, या उसके पेपर्स देने पड़ेंगे विड्रॉ करने के लिए। व्हाट आर दीज रीजंस? 1, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए। लेकिन कौन सा एजुकेशन? हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, तो आपका जो भी फंड वैल्यू बना है उसमें से 10% या 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों के शादी के लिए, शादी के लिए आप पैसा ये कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तीसरा, रेसिडेंशियल घर आपको प्रॉपर्टी लेना है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, रेसिडेंशियल हाउस। और चौथा, क्रिटिकल कुछ बीमारी आ गई तो मेडिकल एक्सपेंस के लिए आप विड्रॉ कर सकते हैं। ये विड्रॉवल कब कर सकते हैं? 5 साल के बाद, लॉक इन पीरियड के बाद कभी भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी में मैंने चालू किया और बाद में पॉलिसी में मैं 1 साल 2 साल तक पैसे ही नहीं भर सकी तो क्या हो जाएगा? जनरली क्या होता है हम लोगों के नॉर्मल पॉलिसी में, पॉलिसी में अगर मैंने पैसा नहीं भरा तो क्या होता है? पॉलिसी लैप्स होता है। क्या वो लैप्स पॉलिसी को हम लोग रिवाइव कर सकते हैं? Yes. कितने साल तक रिवाइव कर सकते हैं? 5. 5 years तक, बराबर है। इन दिस पॉलिसी, इफ मैंने पॉलिसी चालू कर दिया और किसी कारणवश मैं अभी आगे का प्रीमियम नहीं भर सकती हूँ, तो सेम जैसे बाकी पॉलिसी में होता है वैसे ये पॉलिसी भी आपका लैप्स हो जाएगा। उसको लैप्स नहीं बोलेंगे हम लोग। ये पॉलिसी आप वापस रिवाइव कर सकते हैं विद इन 3, इसमें 5 साल का नहीं है, विद इन 3 years। 3 years में वापस ये पॉलिसी आप रिवाइव कर सकते हैं। पॉलिसी लैप्स नहीं होगी तो क्या होगी? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू, इट विल बी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यू। पॉलिसी को क्या बोलेंगे हम लोग? डिसकंटिन्यूड। और जब भी ये पॉलिसी डिसकंटिन्यूड होता है, तो अभी तक पॉलिसी मेरा चल रहा था, तो इसका मतलब है ये पॉलिसी आइदर मेरा पैसा बॉन्ड फंड में था या दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, बराबर है। पर ग्रोथ भी उसी से मैंने लिखा, ग्रोथ लास्ट वाला बॉन्ड। इन चारों में से किसी एक फंड में ये पॉलिसी चल रहा था, बराबर है। लेकिन अभी मैं पॉलिसी के पैसे नहीं भर रही हूँ, तो इसका मतलब है मेरा पॉलिसी अभी डिसकंटिन्यूड हो गया। तो इमीडिएटली जो भी मेरा पैसा इस फंड में था, इट विल बी शिफ्टेड टू सम अदर फंड एंड दैट नेम ऑफ दैट फंड इज डिसकंटिन्यूड फंड। क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूड फंड। ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने रखा तो मुझे फंड मैनेजमेंट चार्जेस कितने देने पड़ेंगे? 1.37%। लेकिन जैसे ही मैं डिसकंटिन्यूड फंड में चेंज हो जाता है, मैं पॉलिसी का पैसा भी नहीं भर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे 50 पैसा देना पड़ता है, मतलब 0.5% मेरा चार्जेस एकदम मेरे कम हो जाते हैं। जैसे ही मेरा पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में गया, द चार्जेस आर द लिस्ट 0.5%। और ये ऐसे ही पड़ा नहीं रहेगा, ये भी ग्रो होगा। कितना ग्रो होगा ये? 4%। क्योंकि मिनिमम उतना ग्रोथ तो देना ही है मुझे। So even if my समजा आपण policy रिवायवल केलं आपण, मग ते परत या डिस्कंटिन्यू फंड मधून पुन्हा आपल्या अकाउंट मध्ये येतं का? yes, जैसे ही आप वो वापस चालू करेंगे, then you have to again select the fund। कौन से फंड में आपको डालना है? ग्रोथ में डालना है, बॉन्ड में डालना है, सिक्योर में डालना है, वहां पर वो जाएगा। लेकिन जब तक वो डिसकंटिन्यूड फंड में आपका पैसा है, तब आपके ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। आपको सिर्फ 0.5% चार्जेस देने, फंड मैनेजमेंट चार्ज, और ये 4% से क्या होगा? ग्रोथ होता रहेगा। और डिसकंटिन्यूड फंड में जाने के बाद मार्केट का रोल नहीं रहेगा वो? मार्केट का रोल नहीं है, मार्केट का रोल नहीं है, मार्केट का रोल भी नहीं, और मार्केट के जैसे चार्जेस भी नहीं है। तो आपका जो भी है फंड, वो फंड आपका टाइप ऑफ सिक्योर्ड हो जाएगा। करेक्ट। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ये इतना सारा ज्ञान आपको कस्टमर को देने की जरूरत नहीं है। कस्टमर आपको 4-5 चीजें ही पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा कि चार्जेस कितने हैं। चार्जेस का जब हम लोग बोलेंगे तो उसके साथ हम लोग क्या बोलेंगे? गारंटेड एडिशन भी बोलेंगे। कस्टमर पूछेगा आपको पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। पास्ट परफॉर्मेंस आपको कहाँ पर मिलेगा? कहाँ पर मिलेगा पास्ट परफॉर्मेंस? LIC के साइट पे। LIC के साइट पे। कस्टमर क्या क्या सवाल पूछेगा? एक तो आप यूएसपी बताओगे, क्या क्या यूएसपी है। एक तो डेट क्लेम में पैसा जाएगा नहीं, मिनिमम पैसा गारंटेड है। मैच्योरिटी पे जो पैसा आएगा दैट विल बी टोटली टैक्स फ्री।
पूरा का पूरा पैसा आपको यूटिलाइज करने के लिए मिलेगा। 60% आपने विड्रॉ किया तो भी 40% आप जहां पर इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं वहां पर जाएगा। तीसरा, पेंशन आपको लेना ही है, मतलब आपका पेंशन का गारंटी हो गया। स्विचिंग अलाउड है। आप कभी भी आपको लगता है कि शेयर मार्केट उथल पुथल होने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर मार्केट से निकालकर उसको बॉन्ड फंड में डाल सकते हैं। तो दैट स्विचिंग इज अलाउड, क्विक स्विचिंग इज अलाउड, फ्री ऑफ चार्ज स्विचिंग इज अलाउड। दैट इज माय यूएसपी। मिनिमम मुझे कितना टर्म लेना है 10, मैक्सिमम कितना है 42। मैंने लिया 20 इयर्स का। उस वक्त मुझे लगा कि शेयर मार्केट डाउन है, सो आई कैन एक्सटेंड इट, एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम रिजल्ट के लिए क्या करने का, आई कैन गो विद ग्रोथ फंड। और ग्रोथ फंड से जब भी मेरा मैच्योरिटी का टाइम आता है, वेस्टिंग डेट आता है, हम लोग मैच्योरिटी नहीं बोलेंगे, वेस्टिंग डेट जब भी आता है उसके 2-3 साल पहले आई विल धीरे धीरे मेरा जो फंड है वो मैं सिक्योर करते जाऊंगी। यहाँ तक समझ में आ गया? सो पेंशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान। At the age of 60, at the age of 55 also people prefer to put money in mutual fund. तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन है हमारे पास। जो लोग एनपीएस लेते हैं, एनपीएस के साथ भी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। और एक म्यूचुअल फंड में क्या चाहिए, अभी इसका परफॉर्मेंस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? सो दिस परफॉर्मेंस यू कैन सी ऑन LIC वेबसाइट। आई विल सेंड यू, उसका लिंक भी मैं आपको भेजती हूँ। तो वो भी है। और आज से आई एम थिंकिंग ऑफ कि डेली या 2-3 डेज में एक बार एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आता है कि हर एक प्लान में, जब प्लान लॉन्च हुआ तब एनएवी क्या था, कब लॉन्च हुआ, आज उसका एनएवी का रिजल्ट क्या है और ग्रोथ कितना हुआ। सो यू कैन सी दैट ग्रोथ इज 10%, 15%, 16%, यहाँ तक ग्रोथ हमें मिला है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एक बेसिक क्या बोलते हैं, एक बेसिक ढांचा है जो मैंने कोशिश की कि आप सबको मैं समझाऊं। यूलिप आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार वो रिवाइज करते करते आपको समझ में आएगा। ये छोड़कर ये प्लान में बहुत अंदर पढ़ने जैसा, सीखने जैसा बहुत कुछ है। डिसकंटिन्यूड फंड में क्या क्या आता है, सिंगल प्रीमियम क्या, तो चार्जेस अलग अलग है। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको सारे चार्जेस वगैरह, कंसिडरिंग रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में मिनिमम हम लोगों को कितना करना है, 3000 पर मंथ करना है। तो 3000 से नीचे तो हम लोग कर ही नहीं सकते। सो 3000 पर मंथ है। मिनिमम एज देखिए, मैक्सिमम एज देखिए। लेकिन ये प्लान हम लोगों को इसलिए बेचना चाहिए LIC का, 1 बिकॉज इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स। चार्जेस कंसिडर करेंगे तो बहुत कम चार्जेस है। एंड 2, when private insurance companies are going and they are selling their plans and people are buying it, and on the top of it after 10 years 12 years they feel कि returns नहीं आ रहा है, so they are okay with returns नहीं आया is okay with them। मतलब जब लोग पैसे म्यूचुअल फंड में डालते हैं उनको आशा है कि उनको मिलना चाहिए, लेकिन देयर आर मेनी म्यूचुअल फंड, रेप्यूटेड कंपनीज के म्यूचुअल फंड जिन्होंने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है और लोगों को ये मालूम है कि ये शेयर मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होने वाला है। बट स्टिल कंसीडरिंग हमारे जो पॉजिटिव पॉइंट है, आवर पॉलिसी इज फार बेटर देन मेनी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। आई एम नॉट सेइंग ऑल म्यूचुअल फंड्स, बट मेनी ऑफ द म्यूचुअल फंड से हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। और ये हमारा प्रोडक्ट अच्छा है कस्टमर को तब समझेगा जब हम लोग जाके बात करेंगे। बात करने के बाद दे विल से 2 थिंग्स, नहीं माय म्यूचुअल फंड इज गुड so I will not invest, or they will look at their charges, they will look at their possibilities कि उनके इसमें क्या क्या चल रहा है, and they will decide according। but at least हमें ये प्लान लेके जाना तो चाहिए ना। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि क्योंकि हम लोगों को मालूम ही नहीं है कि यूलिप में क्या है, हम लोगों ने कभी किसी के साथ बात ही नहीं किया। कस्टमर आपको 2000 रुपया दे रहा है और म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया भर रहा है मंथली, तो वो 5000 रुपया में से 3000 रुपया, 4000 रुपया अपने पास आ सकता है अगर उन्हें पता चला कि आपकी स्कीम इज ऑल्सो बेटर। समझ में आ रहा है सबको? सो वी विल हैव वन मोर सेशन, वन मोर फॉलो अप सेशन ऑन दिस। सो थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों ने 1 घंटे का ही सेशन रखा था, लेकिन मैंने थोड़ा एक्सटेंड इसलिए किया। एंड वेरी बेसिक थिंग, मैं एकदम बेसिक जो है मैंने कोशिश किया कि आपको समझे। आई विल सेंड यू PPT नाउ। जितने लोग अभी अटेंड कर रहे हैं सबको मैं PPT सेंड कर रही हूँ। PPT में और थोड़ा डिटेल है। PPT में आपको जो भी नहीं समझ में आता है उसके लिए हम लोग वापस एक बार सेशन रखेंगे, लेकिन PPT समझने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट आई थिंक
आज आपका हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको समझा होगा। एंड आई होप कि और 1 2 3 अगर हम लोग करते हैं तो और ज्यादा होगा. सुनील सर कळतंय? म्हणजे आय होप की आता तुमच्यापैकी किती जण म्युच्युअल फंड करतात मला माहिती नाही. आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं वो मुझे मालूम नहीं. जो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा समझेगा. जो जिन्होंने अभी तक कभी किया ही नहीं है उनको लेकिन थोड़ा थोड़ा तो समझेगा जरूर कि क्या है, क्यों करना चाहिए. एक ही डर आपके मन में रहेगा कि मैंने ये पॉलिसी बेचा और अगर शेयर मार्केट डाउन हो गया तो क्या होगा. दैट इज द ओनली थिंग जो आपके माइंड में आ सकता है. तो शेयर मार्केट अगर डाउन आ गया तो वो ऊपर भी जा सकता है. और वेस्टिंग, डेट ऑफ वेस्टिंग पे अगर शेयर मार्केट डाउन है तो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं. 2 ही चीजें हैं. अगर मैंने डिसकंटिन्यू भी किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैंने कंटिन्यू डेथ क्लेम आ गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है. सो मला हे दोन लॉस विचारायचं एट ऑल. होतं की डेथ क्लेम आपल्या LIC मध्ये डेथ क्लेम आपण देतोय म्हणजे जो जास्त असणार आहे. मग हे सेम बाहेर जे दुसरे म्युच्युअल फंड आहे प्रायव्हेट तर त्यांना पण डेथ क्लेम असतो? नाही, सगळेजण नाही देत. नसतो. ओके. आणि दुसरे जे प्रायव्हेट मध्ये काढतात त्यांच्यामध्ये काय जसं आपल्या इथे मॅच्युरिटी वेस्टिंग डेट आहे ते त्यांना पेन्शन मध्येच कंपल्सरी आहे ना? नाही नाही, असं नाही. म्युच्युअल फंड मध्ये तुम्ही सगळे घेऊ शकता, पण इथे आपलं नावच काय आहे प्रोडक्टचं. प्रोडक्ट का नाम ही क्या है? पेंशन प्लस. इसका मतलब ये पेंशन के लिए ही हम लोग पेंशन सोच के हम लोग निकाल रहे हैं. तो ये बाकी म्यूचुअल फंड के लिए ऐसे नहीं है कि बाद में देखूंगा क्या करना है, यहाँ पे बाद में देखूंगा नहीं. पण असं कंपल्सरी नाहीये ना की म्हणजे पेन्शन मध्येच टाकायला पाहिजे. बाकी म्युच्युअल फंड मध्ये नसतं कंपल्सरी, पण इथे आपण त्यांना फक्त सजेस्ट करूया येस की तुम्ही पेन्शन मध्ये टाकायचंय. कंपल्सरी नाहीये ना? अपने यहाँ पे कंपल्सरी है ना. मग मी तेच विचारते, मला तेच विचारायचंय. ये पूछना है मुझे कि जब भी हमारा वेस्टिंग डेट आएगा तो जो मिलने वाला अमाउंट है वो कंपल्सरी है कि आपको पेंशन में ही डालना है. तो जो भी विड्रॉवल है वो कर सकते बट रिमेनिंग अमाउंट आपको उसमें डालना है. बट जो बाहर का या दूसरा म्यूचुअल फंड है उन लोग का ये ऑप्शन नहीं होता. उन लोग पूरा विड्रॉ करते. यस, पूरा विड्रॉ कर सकते हैं. और इसके लिए शायद फिर वो पेंशन होगा ही नहीं ना. पूरा विड्रॉ किया, पूरा दूसरी जगह पे किधर यूज कर लिया तो पेंशन कहाँ पर हो गया. तो एक कोई तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जो कंपलसरी आपने पेंशन सोच के स्टार्ट किया. और आप ये स्कीम लेके जाएंगे ना तो वो बोलेगा नहीं मेरे म्यूचुअल फंड में ये है, मेरे म्यूचुअल फंड में ये है. तो वो आपको उसके म्यूचुअल फंड के प्लस पॉइंट के बारे में बोल सकता है. एंड देन ही कैन कंपेयर. एंड अगर उसको लगता है कि उसका म्यूचुअल फंड बेटर है तो लेट हिम गो विथ हिज म्यूचुअल फंड. लेकिन हो सकता है कि उसको आपका प्रोडक्ट देखने के बाद पता चले कि अरे नहीं इसमें तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट है, मुझे मेरे म्यूचुअल फंड से ये बेटर लगता है. ऐसे भी हो सकता है. ये तब तक आपको नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड हजारों है, 1 और 2 नहीं है, हजारों है. और हर एक ने अलग अलग लेके रखे हैं. सबके पास एक ही होता है ऐसा भी नहीं. पूर्णिमा, सब लोग 4 4 5 5 भी चलते रहते हैं. तो आपका जाएगा प्रोडक्ट तो वो बोलेंगे अरे ये 4 5 में से शायद ये 2 बंद कर दूं मैं और उसके बदले ये चालू करूं. ऐसा भी हो सकता है. मॅडम एक प्रश्न होता. जो आपण डेथ क्लेमला 1.5% प्रीमियम पेड करतो तर मग तो प्रीमियमचे अमाउंट जी आपण एक्झॅक्ट भरलेली ती असते की हे सगळे चार्जेस मायनस करून मग तो काउंट घेणार? चार्जेस माइनस करो. चार्जेस माइनस. इसमें आप पैसा भरते हैं, इसमें जीएसटी नहीं है. 1 लाख भरते तो 1 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं. अपने नॉर्मल पॉलिसी में कैसा होता है 4.5% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 2.5%. इसमें जीएसटी नहीं. तो 1 लाख रुपीज मैंने भरा, 1 लाख का 1 लाख माइनस जो भी अपने चार्जेस है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो गया. मॅडम हा मला असं विचारायचं आता आपण डेटचं कधीही होऊ शकते घेतल्यानंतर. आपलं लॉकिंग पिरियड तर 5 वर्षाचं आहे. पैसे तर भरणार आहोत पण 3 वर्षाच्या आत किंवा 5 वर्षाच्या आत जर डेट झाली तर आपल्याला जो सांगितलंय वेस्टेड देणार आहे म्हणजे 0.5% देणार आहे ते तेव्हा पण ते तर सगळंच जाणार ना. मग त्यांना काय रिटर्न भेटणार म्हणजे जर प्रीमियम तेवढंच गेलेलं नसेल. नाही, जेवढे प्रीमियम त्याने भरलाय त्याचं 105% मिळणार. जेवढे पण प्रीमियम भरले त्या प्रीमियमचं 105% मिळणार. ओके. पण याच्यामध्ये समशोड वगैरे असं काही नाहीये.
सम अश्योर्ड काहीच नसते. मग त्याचं प्रीमियम कसं आपण हे करायचं, म्हणजे त्याला तर म्हणजे तो ठरवते की 3 वर्ष 2000 5000 प्रीमियम तो Okay. ठरवणार. 2000 नाहीच आहे. मिनिमम हा. किती आहे? 3000. 3000 मिनिमम इज 3000. तो प्रीमियम विल बी डिसाइडेड बाय द पर्सन. पर्सन डिसाइड करेगा प्रीमियम कितना है. लेकिन हम लोग उसको एक चार्ट दिखा सकते हैं कि अगर आपने 3000 रुपया सिलेक्ट किया और 8% से आपको ग्रोथ तो आपको कितना पैसा आपका जमा हो जाएगा टोटल, कितने साल में कितना होगा. मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाती हूँ, क्योंकि ये हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वही मैं दिखा रही हूँ. 1 मिनिट. मैंने हम लोगों ने कसरत का दिखाया था. मॅडम हे प्रोडक्ट खूप चांगलं आहे. फक्त मला ना याच्यामध्ये ते एकच जरा टेन्शन वाटते की ज्याच्यामुळे क्लायंटचं थोडंसं म्हणजे डिस्कम्फर्ट फील होऊ शकेल. की ते आता समजा एज 45 आहे ओके, आणि ती व्यक्ती घेते 15 वर्ष और 20 वर्ष और 10 इयर्स वॉट एव्हर इट मे बी. त्या केसमध्ये 15 वर्षाचं घेतलंय आणि 60 एज क्रॉस झालाय, त्याच वेळेला मार्केट क्रॅश असेल तर तो बिचारा म्हणजे एक्सटेंड नाही करू शकणार ना. मग काय करायचं, आपणच देताना त्याला 12 वर्षाची द्यायची. मिनिमम टर्म 10 इयर्स आहे ना माझ्याकडे. मिनिमम टर्म 10 इयर्स आहे आणि जो बाकी कोण असेल त्यांना मग मॅक्झिमम देऊन ठेवायची. ओके ओके, म्हणजे 12व्या वर्षी समजा मी म्हणतोय की 15व्या वर्षी मार्केट पडणार आहे तर 12व्या वर्षी ऑब्विसली पर असेल ते, आणि त्यावेळेला तो मॅच्युरिटी घेऊन म्हणजे ते पेन्शन प्लॅन मध्ये इन्व्हेस्ट करून मोकळा झालेला असेल तोपर्यंत. नाही, असं नाही म्हणत आहे मी. सपोज माय एज इज 45 तर मी 12 वर्षाचीच टर्म दिली. 12 वर्षाला समजा मार्केट अप आहे आणि त्याला चांगले रिटर्न आले तर तो इन्व्हेस्ट करून टाकेल. 12 वर्षाला मार्केट डाऊन आहे तर व्हॉट ही विल एक्सटेंड. बरोबर बरोबर. हा म्हणजे तेच म्हणायचंय मला की म्हणजे मार्केट त्यावेळेला म्हणजे 15व्या वर्षी जर मार्केट क्रॅश होणार आहे तर 12व्या वर्षी डेफिनेटली ते वरतीच असणार आहे. तर त्यावेळेला तो मनी ते त्याच्या पेन्शन मध्ये इन्व्हेस्ट करून टाकेल, म्हणजे जे काय असेल जीवन शांती अक्षय. आणि जर क्रॅश झालेला असेल 12व्या वर्षी तर मग तो रिइन्व्हेस्ट करेल 10 इयर्स साठी. ओके, अंडरस्टूड. ओके, आता हे एक एग्जाम्पल है. दिस इज वन एग्जाम्पल. और ये आप ये जो शीट आपको दिया है, दिस शीट यू कैन टेक एंड गो इन अ मार्केट. सो लेट अस से किसी ने 20 साल का लिया है और 50,000 ईयरली प्रीमियम वो दे रहा है. अगर 8% का ग्रोथ मिलता है 20 साल में तो उसका फंड वैल्यू हो जाएगा 24.12 लाख. उसमें से वो विड्रॉ कितना करेगा? 14 पॉइंट, मतलब 60% वो विड्रॉ कर सकता है. और जो बैलेंस फंड है 9.64 that he will invest in any पेंशन प्लान. इसमें एक प्रॉब्लम है, ये जो ईयरली पेंशन दिया है ये आप मत दिखाइए. 8% से 24 लाख रुपया मिलेगा. 10% अगर मार्केट आपको रिटर्न देता है तो 10% से कितना आ रहा है देखो, 50,000 रुपया मैं भर रही हूँ हर साल. 10% से 30 लाख तक जाएगा. 11% आ गया तो 34, 12% आ गया तो इतना, 15% तक गया तो 56 लाख भी जा सकता है. उसमें से 60% तो मैं उसको बोलते हैं कम्यूट करना. कम्यूट कर लिया मतलब विड्रॉ कर लिया. और बैलेंस जो फंड बचा है उसका मुझे क्या करना है? कंपलसरी एन्युटी बाय करना है. LIC से भी कर सकती हूँ, प्राइवेट पेंशन प्लान लेना है. तो यहाँ पर एक ईयरली पेंशन दिया है कि अगर आपने इसका पेंशन लिया तो आपको इतना ईयरली पेंशन मिलेगा. लेकिन ये आप मत बताइए, बिकॉज ये जो अज्यूम किया है ये आज के रेट से, मतलब 9.64 आज अगर आपने जीवन अक्षय में डाला तो आपको 63 मिल रहा है. 20 साल के बाद नहीं मिलेगा. 20 साल के बाद वो कम होगा. तो ये वाला कॉलम है ना, ये हटा के बाकी आप बताइए मार्केट में आराम से. 8% आ गया तो इतना फंड वैल्यू होगा, 60% कम्यूट करेगा तो इतना मिलेगा, बैलेंस आपके हाथ में इतना रहेगा एन्युटी के लिए. और उस वक्त का जो रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा. तो उसने अगर पूछा लेकिन एटलीस्ट कितना मिलेगा वो तो बताइए, मिनिमम कितना मिलेगा, तो बता सकते कि आज के रेट से तो 63,000 मिलेगा. उस वक्त अगर आधा रेट हो गया तो इसका आधा मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं. 63,000 मिलेगा ये मत. तो ये एक मैं आपको दे रही हूँ 50,000 ईयरली प्रीमियम वाला 20 इयर्स का. और एक सिंगल प्रीमियम है उसका भी दे रही हूँ. सिंगल प्रीमियम मेरे ख्याल से 10 लाख या 5 लाख का दिया है, वो भी दे रही हूँ. तो आपको सिर्फ ये दिखाना है ये चार्ट. और ये चार्ट दिखाने के बाद अगर वो पूछता है कि इसमें क्या है, एक्सपेंस रेशो कितना है, आपके चार्जेस कितने हैं, गारंटेड एडिशन कितना है, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, then you will answer all these questions. This is clear. One follow-up session I will definitely take on this again. और उसमें फिर और डीप में हम लोग जाएंगे. ओके मैम. ठीक है. So thank you very much. Thank you, madam. Thank you, ma'am.
थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। मैंने बोला Thank था you. लेकिन इतना हो गया। पेशेंटली इतना समय तक रहे। थैंक यू मैडम। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम।